हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में यूपीएससी प्रीलिम 2025 में इंडियन पॉलिटी से जितना क्वेश्चंस आया है उसको हम डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इंडियन इकोनॉमी से जितना क्वेश्चंस आया था उसको मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया है, आप जाके देख सकते हो। आज की वीडियो में इंडियन पॉलिटी से जितना क्वेश्चंस आया है उसको हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट होगा। यूपीएससी, पीएससी और बहुत सारे कंसेप्ट भी यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेटमेंट को ढंग से समझिएगा तो उसके बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो on the dissolutions of the House of the People, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after the dissolutions. फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो हाउस ऑफ द पीपल्स होता है, द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस, मतलब लोकसभा में जब उसका जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है, जब उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस। तो स्पीकर का जो पद है वो नहीं जाता है। वो कब जाता है, जब नया गवर्नमेंट, जब नया चुनाव होता है, तो जब नया गवर्नमेंट बनता है तो उसका जो फर्स्ट मीटिंग है उससे पहले उसके उसकी उसकी जो पहले तक ये एग्जिस्ट करता है ये स्पीकर, ओल्ड स्पीकर। तो उसके बाद जब न्यू गवर्नमेंट आता है, नया गवर्नमेंट आता है, तब प्रोटेम स्पीकर होता है। उसका मेन काम होता है कि नया स्पीकर को, जो न्यू गवर्नमेंट बना है, नया सरकार बना है, उसका जो स्पीकर होगा परमानेंट, उसको शपथ दिलाना, ये उसका प्रोटेम का काम होता है और कुछ नहीं होता है। उसके ये काम करने के बाद उसका टर्म्स ख़त्म हो जाता है और नया जो स्पीकर शपथ लेता है वो ही कंटिन्यूसली होता है। तो दिस इज़ राइट ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। According to the provision of the Constitution of India, a member of the House of the People on being elected as Speaker shall resign from his office, from his or her office, from his or her political party immediately. जब भी एज ए स्पीकर कोई मेंबर ऑफ लोकसभा जब एज ए स्पीकर शपथ लेता है तो इमीडिएटली उसको जो मेंबरशिप है उसको छोड़ना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं है, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। वो एमपी रह सकता है फिर भी, तो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ये ट्रू है। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज or her office by resolutions of the House of the People passed by a majority of all the then member of the House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intentions to move the resolutions. ये भी सही है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसका जो रिमूवल प्रोसेस है, इस स्टेटमेंट में यही बोला है कि एक रेजुलेशंस को पास करना होता है, वो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर से पास होता है। मतलब अगर उस दिन 500 मेंबर उधर है तो 251 ये मेंबर का सहमत होना चाहिए इसको रिमूव प्रोसेस करने के लिए, और उससे पहले ये 14 डेज़ का एक प्रायर एक नोटिस देना पड़ता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस, इट्स ट्रू। मतलब 1 and 2, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक। नंबर 2, which of the following statement is correct about the speaker of the Lok Sabha? Which of the following statement is correct about the speaker of the Lok Sabha? He can be removed by resolutions passed by the effective majority of all the members of the parliament. ये एक रेजुलेशंस के जरिए ये रिमूव होता है जो लोकसभा का स्पीकर है, तो मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट,
ये ऑल द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन क्या होता है, पार्लियामेंट मीन लोअर हाउस प्लस अपर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनता है, पार्लियामेंट बनता है। तो ये पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मतलब ये राज्यसभा का भी, जो राज्यसभा अपर हाउस है उसको भी इंक्लूड हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं है, ये ओनली लोकसभा का मेजोरिटी होना चाहिए, मतलब ए इज़ रॉन्ग, ठीक है, ए इज़ रॉन्ग। ही रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जब रिज़ाइन देता है तो राइटिंग देने का, वो डेप्यूटी जो स्पीकर है उसको राइटिंग में देना पड़ता है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। When a resolution for his removal is under consideration of the House, he cannot take part in the proceeding of the House. तो ये ट्रू है, क्योंकि वो प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं, जब रेजुलेशंस, जब रिमूवल रेजुलेशंस ये होता है हाउस में, तो ही कैन नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग में ये शामिल नहीं होता। हाँ, वो प्रेजेंट रह सकता है बट प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बन सकता, वोटिंग वगैरह नहीं कर सकता, तो दिस इज ट्रू। Whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office and continue till the newly elected Lok Sabha meet. जब लोकसभा डिज़ोल्व हो जाता है, उसका टर्म टेन्योर जब ख़त्म हो जाता है, नया इलेक्शन होता है, स्पीकर डज नॉट वैकेट हिज ऑफिस, स्पीकर इमीडिएटली वैकेट नहीं करता है, खाली नहीं करता है उसको पद, तो कंटिन्यू टिल द न्यू, तो ये भी ट्रू है, तो मतलब सी एंड टी, यहीं पर थोड़ा सा 1 2 और 2 3 ऐसा नहीं, मैंने इसको किया, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तो सी एंड डी दोनों सही आंसर है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का स्टेटमेंट है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में, इट कैन नॉट बी इशूड रेट्रोस्पेक्टिवली, तो ये फॉल्स है। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, मतलब देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस मतलब जो पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है, तो सेम काम ऑर्डिनेंस का होता है, मतलब सेम पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है उस टाइम ऑर्डिनेंस जारी करता है, किसी भी लॉ को पास करने के लिए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस जो जारी करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है इट कैन नॉट बी इशूड रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब है, अगर आज एक मान लीजिए 13 अगस्त को पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, तो ये जो लॉ पास हुआ है वो 1 अप्रैल, अगर पिछले जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से अगर पिछले डेट से लागू करना चाहता है, तो ये दिस इज़ पॉसिबल, पार्लियामेंट भी ये कर सकता है, और पार्लियामेंट का जो काम होता है सेम काम ऑर्डिनेंस का भी होता है, तो इसलिए ये रेट्रोस्पेक्टिवली ये इशू कर सकता है किसी भी लॉ को, मतलब पिछले डेट से लागू होना, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछले डेट से किसी भी लॉ को लागू करना पिछले डेट से, तो ये इट इज़ पॉसिबल, ओके, तो ये फॉल्स है। इट कैन नॉट ऑल्टर और अमेंड ए टैक्स लॉ, ये भी फॉल्स है, क्योंकि किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, अगर पार्लियामेंट कर सकता है तो ऑर्डिनेंस भी कर सकता है, क्योंकि दोनों सेम चीज़ें होता है, जब सेशन में होता है तब पार्लियामेंट करता है, अब जब सेशन नहीं होता है तो उस गैप में अगर किसी भी लॉ को पास करना होता है तो ये ऑर्डिनेंस जारी करता है प्रेसिडेंट, तो ये प्रेसिडेंट कर सकता है, ये भी फॉल्स है। इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता, इट इज़ ट्रू, बिकॉज 368 में जो अमेंडमेंट प्रोसेस है, तो उसके जरिए जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह बहुत बहुत सारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता, ऑर्डिनेंस भी नहीं कर सकता, मतलब पार्लियामेंट जैसा ही काम होता है, तो ये अमेंडमेंट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड। Arunachal Pradesh, the capital is named after a fort and the state has 2 national park. तो दिस इज़ ट्रू, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है ईटानगर,
तो उससे ईटा फोर्ट से ये नाम आया है। एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क, ये भी नामदफा, जो एक नामदफा नेशनल पार्क है और मोलिंग नेशनल पार्क है, दोनों ही नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड द स्टेट केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नागालैंड ये 16 स्टेट ऑफ इंडिया 1963 में, तो थ्रू ए स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के जरिए ये आया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी एक्ट है, ये पार्लियामेंट का एक ऑर्डिनरी एक्ट है। दिस इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो नागालैंड एक नॉर्मल एक्ट से आया है, ऑर्डिनरी एक्ट से आया है, सो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, दिस इज़ ट्रू। त्रिपुरा इनिशियली ए पार्ट सी स्टेट, ये पार्ट सी का इनिशियली एक स्टेट था। इट बिकेम ए सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, मतलब ये यूटी हो गया था विद द रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन 1956 में, एंड लेटर अटेंड स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट। दिस इज वेरी ट्रू। तो मतलब 1 and 3, ओनली 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। An ordinance issued by the President of India cannot contravene fundamental right any more than an act of parliament can repeal। जो ऑर्डिनेंस होता है प्रेसिडेंट के जरिए जो इशू होता है ऑर्डिनेंस, तो ये फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावेन नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स का वाउलेशंस नहीं कर सकता। तो ये एनी मोर देन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये किसी भी ये पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को चेंजेस, तो ये कैन नॉट कंट्रावेन। तो ये दिस इज ट्रू। कैन रिपील एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन ए सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 7th शेड्यूल में जो लिस्ट दिया हुआ है, स्टेट सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो ये कंकरेंट लिस्ट मतलब ये सेंट्रल लॉ बना सकता है और स्टेट भी, ये सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, दोनों बना सकता है कंकरेंट मतलब। तो अगर पार्लियामेंट बना सकता है तो ऑर्डिनेंस भी बना सकता है, तो कैन रिपील, डेफिनेटली इट्स ट्रू। ये भी ट्रू है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं करता, कैन नॉट कंट्रावेन, फंडामेंटल राइट को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कैन हैव ए मैक्सिमम लाइफ ऑफ 6 मंथ, ये 6 मंथ का नहीं है। जब भी एक ऑर्डिनेंस इशू होता है प्रेसिडेंट के जरिए तो उसका वैलिडेशन होता है 6 वीक। कैन हैव ए मैक्सिमम लाइफ ऑफ 6 मंथ इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल्स बाय द पार्लियामेंट, तो ये 42 डेज के अंदर ही करना पड़ता है। दिस इज फॉल्स। तो ऑप्शन 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए नागालैंड 1963 में आया है, ये 1963 नागालैंड फॉर्म हुआ था। त्रिपुरा 1972 में, मिजोरम आया है 87 में, और ये जो सिक्किम आया है फुल फ्लेज स्टेट बना 1975 में। तो मतलब फर्स्ट कौन आया है, नागालैंड आया है। तो फर्स्ट 1, देन कौन आया है, त्रिपुरा आया है, और थर्ड नंबर में सिक्किम आया है 75 में, और लास्ट में मिजोरम 87 में। तो 1, 2, 4 and 3, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। दादरा एंड नगर हवेली जो यूटी है वाज कन्वर्टेड इनटू यूटी। तो ये यूनियन टेरिटरी कब बना, 1961 में। ये 1961 में ये ऑफिशियली मार्ज्ड हुआ एज ए यूटी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में एक फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया है। पंजाब ये सेपरेट हुआ, पंजाब एंड हरियाणा दोनों 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2 स्टेट हो गया। नागालैंड 1963 में, ये स्टेट ऑफ नागालैंड ये 1963
1963 में, ठीक है। मतलब फर्स्ट कौन आया, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर 61 में, देन आया नागालैंड 61 में, 63 में नागालैंड मतलब 1, देन 4, फिर जो हुआ पंजाब सेपरेट हुआ 66 में, देन 3, देन आया है 2, 1 4 3 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statement. The constitutions of India explicitly mention that in certain spheres the governor of a state act in his or her own discretion. तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन है कि गवर्नर सर्टेन स्पेयर्स में, कुछ स्पेयर्स में गवर्नर ये खुद का डिसीजन ले सकता है। तो दिस इज़ वेरी ट्रू, ये उसका एक्सप्लिसिटली मेंशन भी है और ये कर सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व ए बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज और हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है, ये बिल गवर्नर पास करते हैं प्रेसिडेंट को जब अगर गवर्नर चाहे। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये रिजर्व स्टेट बिल को रिजर्व नहीं रख सकता। तो दिस इज गवर्नर ये प्रेसिडेंट के पास किसी भी प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए ये फॉरवर्ड कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement are correct regarding the governor discretionary power under Article 163? 163 आर्टिकल 163 में क्या दिया हुआ है? Any questions regarding whether a matter fall within the governor discretion is decided by the governor. अगर किसी भी मैटर के लिए गवर्नर और अदर्स किसी पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो फाइनल डिसीजन गवर्नर ले सकता है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग गवर्नर के अंडर में, गवर्नर के जो डिस्क्रिप्शन है मतलब उसका जो खुद का पावर यूज़ करने का जो अंडर में ये कोई मैटर आ रहा है या नहीं, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नर डिसाइड करेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली इन्यूमरेटेड ऑल डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इन ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट। तो देखिए ये जो डिस्क्रिशन पावर है गवर्नर का, तो ये मेंशन कॉम्प्रिहेंसिवली लिस्ट में है, बट ये कॉम्प्रिहेंसिव फुल लिस्ट नहीं है। कुछ कुछ डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, सब नहीं है। तो ये फॉल्स है, ये सब नहीं है। हाँ कुछ है बट सब नहीं है। गवर्नर में रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में गवर्नर प्रेसिडेंट रूल यूज़ कर सकता है। दिस इज ट्रू। Governor can reserve a bill for the president consideration if it is deemed to conflict with constitutional principle. गवर्नर एक बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशंस के लिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इफ़ ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल है उसको अगर स्टेट नहीं मान के चल रहा है तो गवर्नर उस टाइम ये फैसला ले सकता है, उस रिजर्व को, उस बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए ये बिल को रिजर्व कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। Which reference to the Indian polity consider the following statement? An ordinance can amend any central law. तो डेफिनेटली ये सेंट्रल लॉ को चेंजेस कर सकता है ऑर्डिनेंस। जैसे पार्लियामेंट का पावर है तो सेम पावर ऑर्डिनेंस के पास भी होता है। तो इस सेंट्रल एक्ट को चेंजेस कर सकता है। तो दिस इज ट्रू। एन ऑर्डिनेंस कैन एवरेज ए फंडामेंटल राइट। जैसे पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को रद्द नहीं कर सकता, उसका वायोलेट नहीं कर सकता। तो ऑर्डिनेंस ऑल्सो कैन नॉट एवरेज ए फंडामेंटल राइट। तो दिस इज फॉल्स। एन ऑर्डिनेंस, ये फॉल्स है। एन ऑर्डिनेंस कैन कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट। डेफिनेटली जो मैंने बोला रेट्रोस्पेक्टिव, तो दिस इज ये बैक डेट से स्टार्ट होता है। ये लॉ अगर किसी भी लॉ को अगर
किसी भी लॉ क्रिएट हुआ तो उसको पिछले डेट से ऑर्डिनेंस के और पार्लियामेंट के दोनों में सेम होता है कि पिछले डेट से ये लागू कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, मतलब 1 and 3 स्टेटमेंट, 1 and 3 statement is the correct answer. With reference to India, consider the following: the Interstate Council, National Security Council and Zonal Council. इन तीनों में जो तीनों काउंसिल है, how many of the above were stabilized as per the provision of the Constitutions of India? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस में कौन सा काउंसिल है? तो दिस इज़ इंटर स्टेट काउंसिल, एक ही काउंसिल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक है, बट ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है, बट ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये जोनल काउंसिल, ये सब एक कैबिनेट के स्पेशल प्रोविज़न से बनाया गया है, मतलब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओनली इंटर स्टेट काउंसिल, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statement about Lokpal. The power of Lokpal applies to public servant of India but not to the Indian public servant posted outside India. तो ये फॉल्स है। लोकपाल जो पब्लिक सर्वेंट का जो उसको उसके ऊपर अप्लाइड होता है, तो ये इंडियन पब्लिक सर्वेंट मतलब अगर आउटसाइड इंडिया के बाहर किसी का पोस्टिंग है तो उसके ऊपर भी ये लागू हो सकता है। तो ये लोकपाल अप्लाइड हो सकता है जो बाहर में काम कर रहा है। तो दिस इज़ ट्रू। हाँ, दिस इज़ फॉल्स बिकॉज देखिए, बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर क्या बोला है कि इंडियन पब्लिक सर्वेंट पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो पोस्टेड है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये फॉल्स है, क्योंकि अप्लाई होगा चाहे कोई पर भी पोस्टेड हो, ये लोकपाल किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अप्लाई होगा। The chairpersons or a member shall not be a member of the parliament or a member of the legislative of any state or union territory, and only the chief justice of India, whether incumbent or retired, has to be in its chairperson. तो chairpersons और a member shall not be a member of parliament, जो chairpersons होता है और a member, तो ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता और लेजिस्लेटिव का मेंबर नहीं होता, तो ये ओनली चीफ जस्टिस होगा। तो ये ट्रू है, चेयरमैन जो होता है लोकपाल का, तो शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होगा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको छोड़ देना चाहिए। और ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ये स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर मतलब एमएलए भी नहीं होगा, और एनी स्टेट और यूटी का भी नहीं होगा। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड, मतलब अगर वो पद में है चीफ जस्टिस तो वो बन सकता है लोकसभा, और अगर वो रिटायर्ड हो गया तो वो भी बन सकता है एज टू बी चेयरपर्सन, उसका चेयरपर्सन होगा। तो ये गलत है, क्योंकि चीफ जस्टिस अगर फॉर्मर होगा तो वो भी होगा, अगर चीफ जस्टिस नहीं है, जजेस ओनली जजेस है, तो वो भी बन सकता है, वो हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है वो भी बन सकता है, चीफ जस्टिस है। तो ये नॉट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी ए चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल इवन, बट ऑल्सो द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये लोग भी बन सकता है, वेदर ही इज इनकम्बेंट और रिटायर्ड। ठीक है। चेयरपर्सन्स और ए मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। द चेयरपर्सन्स और ए मेंबर शैल नॉट बी ए पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ एज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन्स, जब चेयरपर्सन्स पद पर वो एज्यूमिंग हो रहा है तो उसका एज 45 से नीचे नहीं होना चाहिए, ये ट्रू है। एज 45 होना चाहिए लोकपाल का चेयरपर्सन और मेंबर होने के लिए, तो ये भी ट्रू है। ऑप्शन 3 ट्रू। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
ये फॉल्स है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी ये कर सकता है एलिगेशंस, ये इंक्वायरी कर सकता है किसी भी एलिगेशंस और करप्शंस के लिए। हाँ, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में नहीं हो सकता, लेकिन ये कर सकता है। तो ऑप्शन 4 भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। शैल बी मेंबर पावर ऑफ लोकसभा अप्लाई टू पब्लिक सर्वेंट, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। और सीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी कर सकता है चेयरपर्सन एज द केस में भी। तो ऑप्शन सी ओनली होगा आंसर, क्योंकि 4 में देखिए लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं कर सकता, ये कर सकता है, मतलब ये फॉल्स है। तो ओनली इज द करेक्ट आंसर। With reference to the Indian polity, consider the following statement. Governor of a state is not answerable to any court for the exercise and performance of the power and duties of his or her office. तो गवर्नर, स्टेट गवर्नर, ये कोर्ट में आंसरेबल, ये लाइबिलिटीज, ये आंसरेबल नहीं है कोर्ट में, जो परफॉर्मेंस और पावर की ड्यूटी यूज़ कर रहा है ऑफिस से जब ऑफिस में होता है, ऑफिस का कार्यालय संभाल रहा है, तो उस टाइम ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज और परफॉर्मेंस ऑफ हिज वर्क। ओके, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो ये भी ट्रू है क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ये इंस्टीट्यूटेड नहीं होगा गवर्नर के ऊपर जब वो टर्म्स में होगा, जब एज ए गवर्नर परफॉर्म कर रहा है। तो ये भी ट्रू है। मेंबर्स ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग स्टेड विद इन द हाउस। अगर हाउस में कुछ भी बोल दिया, हाँ, तो इसका ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। अगर उल्टा सीधा गाली गलौज कर दिया हाउस में, तो इसका डिसीजन, ये इसका प्रोसेस, इसका डिसीजन स्पीकर लेगा, ठीक है, क्या करना होगा। तो ये कोर्ट का काम नहीं है, कोई भी प्रोसीडिंग चला नहीं सकता कोर्ट में। तो ये भी ट्रू है, मतलब 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ एनी क्वेश्चंस अराइजेस एज टू व्हेदर ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन under the 10th schedule, the president decision in accordance with the opinion of the council of union minister shall be final। देखिए, जब एनी इंक्वायरी होगा whether a member of the house of peoples has become subject to disqualification, जब डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी मेंबर का होगा अंडर जो 10th शेड्यूल में दिया हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, तो प्रेसिडेंट डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन, तो ये प्रेसिडेंट का डिसीजन नहीं है, ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है। उसको डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में ये काम है स्पीकर का, ये स्पीकर करता है। जब डिस्क्वालीफाई कोई भी मेंबर होता है अंडर द 10th शेड्यूल, डिस्क्वालिफिकेशन जो शेड्यूल होता है, तो प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं लेता, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है, जो काउंसिल मिनिस्टर होता है जिसके जो पीएम के अंडर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो स्पीकर डिसीजन लेता है, ठीक है, उसके ओपिनियन से स्पीकर का काम है, ये प्रेसिडेंट का काम नहीं है। तो दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पॉलिटिकल पार्टी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं किया गया, ये फॉल्स है क्योंकि मेंशन है, ये मेंशन और ये फॉल्स है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ये इम्प्लिसिटली मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, in India, state government have no power for making rules for grant of concession in respect of extraction of minor minerals even though such minerals are located in their territories। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडिया में अगर किसी भी स्टेट में कुछ मिनरल्स जो माइनर होता है, जैसे
स्टोन हो गया और क्ले हो गया, मतलब जो बाली वगैरह हो गया रिवर से जो ये होता है, तो ये सब जो मिनरल्स होता है, तो इसका अगर स्टेट में लोकेटेड है तो वो ये स्टेट यूज़ कर सकता है। तो उसके ये स्टेट का राइट है मेकिंग रूल्स और ग्रांट ऑफ कंसेशन, तो ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। तो ये फॉल्स है। स्टेटमेंट 2, हाँ, इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ। हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि जो माइनर मिनरल्स के अंडर में कौन कौन सा मिनरल्स होगा, तो ये सब चीज़ों का रिलेवेंट में अगर किसी भी लॉ को पास करना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। तो which one of the following is correct in respect of the above statement? तो only statement 2 is the correct, but statement 1 is false. तो only statement 2. Only statement 2. ये option D answer. Consider the following pair provision in the constitutions of India stated under, देखिए, separations of judiciary from the executive in the public service of the state, the directive principle of state policy, ये 50 जो DPSP है आर्टिकल 50 में दिया हुआ है कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, ये सेपरेशन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का ये सेपरेशन DPSP में क्लियरली मेंशन्ड है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ और कॉम्पोजिट कल्चर, द फंडामेंटल ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 51 के अंडर आता है, तो इसमें ये प्रिजर्विंग करना नेशनल हेरिटेज को, रिच हेरिटेज को और कल्चर को, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है आर्टिकल 51A में। तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24 जो फंडामेंटल राइट के अंडर आता है पार्ट 3 में। तो ये 14 ईयर की एज 14 ईयर एज के नीचे कोई भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोहिबिशंस दिया गया है। तो ये प्रोहिबिशंस का कि आपको ये 24 आर्टिकल्स में मिलेगा, 23 एंड 24 ये आर्टिकल में चाइल्ड रिलेटेड है। चिल्ड्रन बिलो एज जो माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह होता है, जो हैजर्डियस एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर आप नियोग नहीं कर सकते, एम्प्लॉयड नहीं कर सकते, और अंडर 14 ईयर्स में। तो ये आर्टिकल 23 एंड 24 मेंशंस करता है। तो ये भी ट्रू है, मतलब 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट। ऑल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। पंचायत ओनली कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? जो 20 लाख एटलीस्ट पॉपुलेशंस होगा किसी भी एक स्टेट में, तो वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल मतलब पंचायत समिति जो होता है, वो पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल का होता है, तो ये इंटरमीडिएट लेवल होता है। तो ये हर स्टेट में नहीं होता है। टू बी एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, ए पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। पंचायत का मेंबर जो होता है, इसके लिए जो इंटरमीडिएट लेवल में जो होता है, मतलब इफ़ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, यू हैव टू एटलीस्ट 21 ईयर एज। तो ये 21 ईयर एज होगा, ये 30 ईयर का एज नहीं चाहिए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट constitute a commissions to revise the financial positions of panchayat at the intermediate level and to make recommendations regarding the distributions of net proceeds of taxes and duties leviable by the state between the state and panchayat at the intermediate level। देखिए, किसी भी स्टेट का
जो चीफ मिनिस्टर ये होता है किसी भी स्टेट में, अगर जो उसका इनकम होता है टैक्स के ज़रिए, ड्यूटीज़ के ज़रिए, तो ये पंचायत के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये काम चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कंस्टिट्यूट नहीं करता है, कमीशन कंस्टिट्यूट नहीं करता है। ये फाइनेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है नेट प्रोसेसिंग टैक्स का, ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम है। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन के काम के थ्रू होता है, ना कि चीफ मिनिस्टर के काम। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एक कंस्टिट्यूट कमीशन से नहीं होता है, ये फाइनेंस कमीशन से होता है। तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर अबव करेक्ट? तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो नॉट करेक्ट 1, 2 एंड 3, ये ऑप्शन डी नॉट करेक्ट, एक भी ठीक नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में जो तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होता है। तो इन सब जो लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट जो होता है, यूनियन मतलब जो भी किसी भी सब्जेक्ट पर अगर यूनियन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है तो उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। और कंकरेंट लिस्ट मतलब होता है जो स्टेट का भी प्रोविजंस होता है और सेंट्रल भी कोई भी रूल्स लागू कर सकता है, किसी भी लॉ को पास करता है, सेंट्रल भी कर सकता है और स्टेट भी कर सकता है, इसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो यूनियन लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट के अंडर में कौन कौन सा होगा, ये सब के बारे में अगर किसी भी लॉ को चेंजेस करना है या फिर किसी भी लॉ को लाना है, तो ये स्टेट का रेटिफिकेशंस ज़रूरी होता है। मतलब स्टेट भी वोटिंग करेगा, जितना भी स्टेट है, तो उसके ज़रिए ये मेजॉरिटी अगर होगा तो ये पास होगा। तो इस टाइप का प्रोविजंस दिया हुआ है। तो ये इसमें भी होता है एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ ए स्टेट। अगर किसी भी स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसको एक्सटेंड करना चाहा, तो इसके लिए अगर किसी भी लॉ पास करना है तो इसका भी रेटिफिकेशन स्टेट का लेना पड़ेगा। स्टेट को भी, जितना भी स्टेट इंडिया में है, उसका रेटिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। कंडीशंस ऑफ द गवर्नर ऑफिस, हाँ, गवर्नर ऑफिस के लिए ये यूनियन लिस्ट में, मतलब इसके लिए ये ऑर्डिनरी एक बिल से ही पास होता है, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से ही पास होगा। इसके लिए स्टेट का रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये है क्वेश्चंस कि अगर फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द अबव, इन तीनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है जिसके लिए लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट, 1/2 ऑफ द स्टेट मिनिमम उसका 1/2 होना हो, जितना भी स्टेट है उसका 1/2 होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है किसी भी बिल को पास करने के लिए। तो ये रेटिफिकेशन ज़रूरी है स्टेट के लिए। तो इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट के लिए ये ज़रूरी है, मतलब इसमें ज़रूरी होगा, इसमें भी ज़रूरी होगा, बट दिस इज़ नॉट, ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर ऑफिस में अगर कुछ कंडीशंस के लिए किसी भी लॉ को पास करना है तो इसके लिए ये नॉर्मल ऑर्डिनेंस के ज़रिए या फिर एक नॉर्मल लॉ के ज़रिए जो सेंट्रल में होगा, जो सेंट्रल पास करेगा, तो उसके ज़रिए ये ऑर्डिनरी बिल के ज़रिए ये कर सकता है। तो ओनली 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पैडोनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पैडोनिंग पावर जो होता है 72 में दिया हुआ है, आर्टिकल 72, जो प्रेसिडेंट में किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी कन्विक्टेड पर्सन्स को पैडन कर सकता है। तो द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ये ट्रू है, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू तो होगा डेफिनेटली। अगर प्रेसिडेंट अकेला किसी भी पर्सन्स को, अगर कन्विक्टेड पर्सन्स को पैडन कर देता है, तो इसके लिए जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, बट ये लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है। बहुत सारी चीज़ों पर ये जुडिशियल रिव्यू एक्टिव नहीं हो सकता है, अप्लाई नहीं हो सकता है। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फॉल्स है।
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो प्रेसिडेंट किसी भी अगर एक्सरसाइज को पावर को एक्सरसाइज करना चाहता है तो विदाउट एडवाइस ये नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको तो एड एंड उसको उसको हेल्प लेना होगा, उसको परमिशन चाहिए। तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है। ओनली वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये प्रेसिडेंट बाउंड होता है बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसके लिए ये फॉल्स है, दिस इज ट्रू। तो ये था, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा लगा, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।